Now consider that there is a tube, ठीक है, of varying cross section and an ideal liquid is flowing in that tube. ठीक है, so let's say this is a tube. Okay, क्रॉस सेक्शन इसका डिफरेंट है एंड इसके अंदर देर इज एन आइडियल लिक्विड विच इज इन स्ट्रीमलाइन मोशन. ठीक, and let's say this is the reference level, this is the ground or the reference level. इस ग्राउंड से जो let's say A end है, suppose this is end A, this is end B, ठीक है, इस ग्राउंड से A end की जो हाइट है, let's say this is H1 and B end की जो हाइट है, let's say this is H2. हाँ जी, हाँ जी, ठीक. And let's say at end A the pressure is P1 and at B the pressure is P2. और A एंड पर V1 वेलोसिटी से लिक्विड एंटर कर रहा है और इधर V2, यहां लिख देती हूँ, V2 वेलोसिटी से लिक्विड एग्जिट करेगा. फाइन. सो दिस इज द सिचुएशन दैट देयर इज अ ट्यूब AB of varying cross section and an ideal liquid. Ideal liquid means uniform, incompressible. Okay, so an ideal liquid is flowing through this tube. It enters at end A with velocity V1 and leaves the end B with velocity V2. And let's say the pressure is P1 at A and P2 at B. End A is at a height H1 from the ground and end B is at a height H2 from the ground. ठीक है, और देखने से ही पता लग रहा है H2 is greater than H1. क्लियर? ये सिचुएशन हमें गिवन है. And let's say the area of cross section at A, end A is small a1 and the area of cross section at end B is small a2. ठीक, ये सब कुछ हमें गिवन है. P1 P2 V1 V2 H1 H2 A1 A2. These are the things that are given to us. And let rho be the density of the liquid. ठीक है, it's an ideal liquid, so इसकी जो density है वो rho रहेगी. फाइन. अब देखो H1, हाँ, यहां सेंटर से यहां तक की हाइट है, राइट. ठीक है. नाउ सिंस the liquid is flowing from A to B. ठीक, अब सिंस जो लिक्विड है वो फ्लो करके A से B तक जा रहा है, सो P1 P2 से ज्यादा होना ही चाहिए. लिक्विड हमेशा हाई टू लो प्रेशर फ्लो करता है, तो अगर A से B पे जा रहा है तो प्रेशर एट A हैज टू बी मोर देन द प्रेशर एट B, तभी हाई से लो प्रेशर लिक्विड फ्लो करेगा.
सो लेट्स से P1 P2 से ज्यादा है, ठीक। नाउ फ्रॉम continuity equation which we discussed earlier, now from equation of continuity A1 V1, हाँ जी, now from the equation of continuity A1 V1 is equal to A2 V2, right? Area into velocity is a constant, so A1 V1 is equal to A2 V2. Now what I'll do, हाँ जी, क्योंकि हम ले रहे हैं कि जो लिक्विड है वो A से B तक फ्लो करके जा रहा है, तो बेटा लिक्विड हमेशा वो फैक्टर तब आएगा व्हेन द लिक्विड इज एट रेस्ट. नाउ A into V, area into velocity, this is volume per second, right? याद है हमने यही लिया था, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट. अगर पर सेकेंड ले लें तो ये ऐसे बन जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी. वही चीज है यहाँ पर, एरिया इंटू वेलोसिटी. So this is basically volume of liquid per second. करेक्ट. मैं यहाँ पर इफ आई मल्टीप्लाई इट विद रो, अगर मैं इसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, सो दिस बिकम्स मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, राइट. सो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 is m by rho which is V. ठीक बेटा. Now here area A1 is more than A2. देखने में ही पता है A1 A2 से ज्यादा है, therefore V1 V2 से कम होगा. एग्री. यानी कि लिक्विड एंटर करेगा जब इस ट्यूब में तो वो एक कम वेलोसिटी से एंटर करेगा, लेकिन जब लीव करेगा बी एंड को तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो चुकी होगी, ठीक. नाउ लेट्स कैलकुलेट द फोर्स ऑन द लिक्विड एट ए. फोर्स ऑन लिक्विड एट ए कितनी होगी, प्रेशर इंटू एरिया, दिस विल बी द फोर्स, सो इट विल बी P1 इंटू A1. एग्री. सिमिलरली फोर्स ऑन लिक्विड एट B विल बी P2 इंटू A2. अब फोर्स आ गई, नाउ वी नीड वर्क डन, ठीक. अब ध्यान से देखना बेटा, मैं एक चीज आपको यहां पे समझा रही हूं. वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इफ आई टेक वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है, so I divided with T, work done per second. तो ये कितना फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, राइट. और फोर्स को मैं लिख सकती हूं प्रेशर इंटू एरिया. सो वर्क डन पर सेकेंड आ गया प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी. आई होप ये स्टेप क्लियर है. क्लियर है बेटा. सो here we have work done per second, बिकॉज हर चीज हम पर सेकेंड ही ले रहे हैं. मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्लोइंग लिक्विड की बात आएगी वी विल टेक एवरीथिंग एज पर सेकेंड, मास पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड.
सो वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है। सो वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी क्या था, वर्क डन है ना, तो वर्क डन निकाल लोगे तो प्रेशर एनर्जी आ जाएगी। सो प्रेशर एनर्जी एट एंड ए, ये कितना हो जाएगा, P1 A1 V1, P1 A1 V1 है ना, इसको स्मॉल a कर लो एरिया। सो P1 A1 V1 और A1 V1 कितना है, कैपिटल V, सो ये बन गया P1 इंटू V, वॉल्यूम पर सेकेंड। सिमिलरली वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी एट एंड B, this will be P2 A2 V2। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, स्मॉल v वेलोसिटी है, कैपिटल V वॉल्यूम है, फाइन, एंड A2 V2 becomes कैपिटल V द वॉल्यूम, P2 V, करेक्ट। सो ये आ गई प्रेशर एनर्जी एट एंड A एंड एट एंड B। सो अब लिक्विड A से B तक फ्लो करके जा रहा है, यानी कि प्रेशर एट A इज ग्रेटर देन प्रेशर एट B। सो नेट वर्क डन पर सेकेंड अगर हम निकाल लें तो वो कितना आ जाएगा, सो नेट वर्क डन पर सेकेंड, नेट वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी, that will be what, P1V minus P2V, yes or no, चेंज तो ऐसे ही निकलेगा from A to B, so this will be P1V minus P2V। ये एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास प्रेशर एनर्जी का। सिंपल सिचुएशन है, there is a pipe of uniform cross section A B, right? A एंड का एरिया B एंड के एरिया से ज्यादा है, फाइन। अब लिक्विड A से B तक फ्लो करके जा रहा है, सो प्रेशर एट A इज ग्रेटर देन प्रेशर एट B। अब हमें प्रेशर एनर्जी निकालनी है। प्रेशर एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करो, राइट। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है, रो से मल्टीप्लाई करा दोनों एंड पर, सो ये बन गया m, मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। सो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इज m बाय रो विच इज V, ये हमें पता है दैट दिस इज वॉल्यूम पर सेकेंड, राइट। अब फोर्स निकाल लो, फोर्स at A will be pressure into area at A, so P1 A1। इसी तरह से B पर फोर्स हो जाएगी P2 A2। यहां से वर्क डन पर सेकेंड निकालो, वर्क डन का फॉर्मूला है प्रेशर इंटू, सॉरी वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर सेकेंड निकाल रहे हो तो फोर्स इंटू वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक। तो वही हमने लिखा P1 A1 V1, P1 A1 is the force, V1 is the velocity, और P1 A1 को हमने सॉरी ये P1 A1 V1 में हमने A1 V1 को कैपिटल V लिख दिया वॉल्यूम, और नेट वर्क डन कैलकुलेट कर लिया P1V माइनस P2V। P1 P2 से ज्यादा है इसीलिए P1V में से P2V माइनस किया है। नाउ अब प्रेशर एनर्जी हमारे पास आ गई,
लेट्स नाउ कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो H1 H2 से कम है, राइट? सो पोटेंशियल एनर्जी एट एंड A will be less than the potential energy at end B. Agree? A एंड पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1, B एंड पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2 और नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh2 माइनस mgh1. इधर अब A एंड था, B एंड था, राइट? सो पोटेंशियल एनर्जी एट A, this will be mgh1. Similarly, potential energy at B will be mgh2. And this is not just potential energy, this is potential energy per second. क्योंकि m ले रहे हो, m हमने मास पर सेकेंड लिया है, ठीक है बेटा? सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड. सो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? नेट पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, दिस विल बी mgh2 माइनस mgh1. क्योंकि H2 H1 से ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली B एंड पे ज्यादा होगी. सो दिस इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड. इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं. नाउ काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड एट A, हर एक टर्म पर सेकेंड ही निकलेगी. फाइन. So kinetic energy per second at A will be half m v1 square. इसी तरीके से kinetic energy per second at B, this will be half m v2 square. करेक्ट? अब देखो यहाँ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से हमने क्या लिखा हुआ है? v1 is less than v2. v2 बड़ा है. सो अगर हम यहां से नेट काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड निकालें, सो दैट विल बी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर. एग्री? सो देयरफॉर नेट काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, दिस विल बी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर. क्लियर? अब तीन नहीं आज सच कोई सिंबल नहीं है, ठीक है? सो तीनों एनर्जीज अब आपके पास हैं. प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, सब पर सेकेंड है, राइट? अब बर्नौलीज थ्योरम आपसे क्या कह रहा है? द सम ऑफ ऑल दीज थ्री एनर्जीज इज अ कांस्टेंट. तो तीनों का सम हमें लेना है. सो वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके, सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है नेट वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, बट यहां पर हम फॉर्मूला कुछ इस तरह से लेंगे दैट द वर्क डन पर सेकेंड बाय प्रेशर एनर्जी, दिस इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड. ठीक है ना? अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी भी है, अगर आप उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर भी रहे हो, इट वॉन्ट मेक मच डिफरेंस. आफ्टर ऑल एनर्जी में एनर्जी ऐड कर रहे हो, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन. ठीक है? सो काइनेटिक की जगह आप काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ले लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस बात पे. सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन पर सेकेंड बाय प्रेशर एनर्जी
दिस इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। बस एक्सप्रेशंस डाल के इधर उधर टर्म्स को शिफ्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। सो पुट द वैल्यूज। सो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, अब मैं यहां लिख रही हूं, वो है P1V माइनस P2V। दिस इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, वो है हमारे पास mgh2 माइनस mgh1, ठीक। एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, वो कितना है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। करेक्ट, ये आ गया हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम से। बस अब m1 m2 वाली टर्म्स अलग अलग साइड पर ले जाओ, देखो क्या आता है हमारे पास। ओहो, सो जस्ट पुट दी एक्सप्रेशंस, 1 और 2 वाली टर्म्स एक साइड पर ले जाओ। सो ये बन गया P1V, ये इधर ले आओ, प्लस mgh1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू P2V प्लस mgh2 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। आ गया। दिस इज प्रेशर एनर्जी per second, this is potential energy per second, this is kinetic energy per second at end A. This is pressure energy per second, this is potential energy per second, this is kinetic energy per second at end B. यानी कि A एंड पर जितनी एनर्जी थी तीनों का सम उतना ही B एंड पर भी है, इक्वल है दोनों एंड्स पर प्रेशर, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज का सम। हेंस टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है, कांस्टेंट है। समझ आया? तो मैं यहां से लिख सकती हूं PV प्लस mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, दिस इज अ कांस्टेंट। दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। ये एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक। अब स्टेटमेंट में क्या था, पर यूनिट मास था, डिवाइड कर दो पूरे एक्सप्रेशन को मास से, कर सकते हैं ना। यू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय मास, कितना आ जाएगा, PV बाय m प्लस mgh बाय m plus half mv square by m, this is a constant by m, जो खुद ही एक कांस्टेंट ही आ जाएगा। सो v by m क्या बना, रो है ना, रो क्या होता है, m by v, so v by m is 1 by rho, so this becomes p by rho plus gh plus half v square, this is another constant. Yes, so ये एक और एक्सप्रेशन आ गया आपके पास बर्नौलीज का। दिस इज पर यूनिट मास, दिस इज प्रेशर एनर्जी, ये वाला, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट mass, this is potential energy per unit mass। हाँ, this is kinetic energy per unit mass and per second of course, ठीक है। इसी तरीके से
आप एक और स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम की, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। सी बर्नौलीज की 2-3 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। आप इस एक्सप्रेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। सो ये बना पीवी बाई वी प्लस एम जी एच बाई वी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर बाई वी, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई वी। यहां से एक और आपके पास आ गया एक्सप्रेशन, कैपिटल पी प्लस एम बाई वी इज रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, दिस इज अनदर कांस्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन आपका पर यूनिट वॉल्यूम का आ गया। और आप चेक करो, आपको जो प्रेशर, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज मैंने जब पढ़ाए थे, एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, यही एक्सप्रेशंस थे वहां पर यूनिट मास यही आता था, पर यूनिट वॉल्यूम यही आते थे, राइट। सो दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, ऑफ कोर्स this is potential energy per unit volume and this is kinetic energy per unit volume. यहां से ये एक और स्टेटमेंट आ गई, in a streamline flow of an ideal liquid the sum of pressure energy per unit volume, potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume is a constant at all the cross section of the liquid. So there can be 3 statements of Bernoulli theorem. एक सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, पर सेकंड वाली, एक है पर यूनिट मास और थर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम, and all the 3 statements are correct. Now Bernoulli's theorem, so it has 2-3 statements, right? One statement is the sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit mass is a constant at all cross section in the streamlined flow of an ideal liquid. See, there are few terms which are very important to be included in the statement, और अगर आप एक भी टर्म स्किप कर जाते हो तो बर्नौलीज थ्योरम वैलिड नहीं रहेगी। जैसे क्या क्या टर्म्स हैं, द सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज, राइट, पर यूनिट मास। बताओ कि आप कौन सी स्टेटमेंट दे रहे हो, पर यूनिट मास है, पर यूनिट वॉल्यूम है, क्या है, इज कांस्टेंट एट all cross section in the streamlined flow of an ideal liquid. Bernoulli's theorem is valid for an ideal liquid. Ideal means which is uniform, incompressible, right? Which is in a streamlined flow. Turbulent flow नहीं होना चाहिए. It should be a streamlined flow. So अगर एक ऐसे पाइप से, एक ऐसे ट्यूब से एक आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो हर एक क्रॉस सेक्शन पर उस आइडियल लिक्विड के लिए जो टोटल एनर्जी है, प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम, दैट हैज टू बी अ कांस्टेंट, राइट। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन P by rho plus GH plus half V square is a constant. This is the expression for total energy per unit mass. अब पर यूनिट वॉल्यूम के लिए भी सेम ही स्टेटमेंट है। In a streamlined flow of an ideal liquid, the sum of pressure energy per unit volume, potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume is always constant at all cross section of the liquid. सेम बात है, ठीक है। एक्सप्रेशन इज P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, दिस इज अ कांस्टेंट, ओके। नाउ हियर दिस टर्म P
This is called as static pressure. It's just a name. It has nothing to do with the term static. Okay, this is just a pressure. Static word बस इसीलिए यूज किया है क्योंकि ये P जो है this is the pressure energy. और pressure energy हमने क्या कहा था? It is equal to the work done when no velocity is imparted to the liquid. So since there is no velocity, तो ये नो वेलोसिटी वाला प्रेशर है, इसीलिए द नेम इज स्टैटिक प्रेशर. ओके, देन दिस टर्म रो जी एच, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल हेड. दिस इज ग्रेविटेशनल हेड बिकॉज दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. राइट, हमने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यही लिया था. देन दिस टर्म half rho v square, this is because of the increase in kinetic energy. So this is called as dynamic pressure. Why dynamic? Dynamic means something which is moving. So kinetic energy motion की वजह से ही आती है. So उसकी वजह से जो ये एनर्जी है, this is called as dynamic pressure. So ये तीन terms हैं. कभी कभी बर्नौलीज थ्योरम आपको एग्जाम में वो डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बोलता, मतलब वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता. डिराइव स्टेट एंड डिराइव बर्नौलीज थ्योरम, वो आपको कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये स्टेटमेंट आपको दे दी और क्वेश्चन में बोला विच इज द थ्योरम विच इज गवर्निंग द अबव स्टेटमेंट, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन. ठीक, या कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है स्टेट एंड डिराइव द थ्योरम गवर्निंग स्टैटिक प्रेशर, ग्रेविटेशनल हेड एंड डायनामिक प्रेशर. सो आपको हर एक एस्पेक्ट से ये थ्योरम याद होनी चाहिए. ठीक है बेटा. नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन केयरफुली. P plus rho g h plus half rho v square is a constant, right? Suppose there is a horizontal tube. Okay, मैं ये यहां से हटा रही हूं. So suppose there is a horizontal tube whose both the ends A and B, they are at same level. Okay, the two ends of the tube are at same level. A और B जो हमने अलग अलग हाइट्स पर लिए थे H1 और H2 पर, अब वो सेम लेवल पर है. सो सेम लेवल का मतलब H1 is equal to H2, right? So अगर H1 और H2 equal हैं, इसका मतलब जो हमने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड वाली टर्म लिखी थी mgh2 माइनस mgh1, ये क्या हो जाएगा? जीरो. भाई अगर ट्यूब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, सो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं होगा. सेम लेवल है, दोनों पर mgh1 ही रहेगा. राइट, सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो. दैट मीन्स इस स्टेटमेंट में ये जो एक्सप्रेशन है रो जी एच, जो ग्रेविटेशनल हेड है, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल हेड है ही किस वजह से? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से. तो अगर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ही जीरो है, सो डेफिनेटली जो ये ग्रेविटेशनल हेड टर्म है ये भी जीरो होगी. देयरफॉर आपकी इक्वेशन क्या रह जाएगी? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट. करेक्ट? ये इक्वेशन रह गई आपकी. स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक प्रेशर इज अ कांस्टेंट. एंड अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो,
इस एक्सप्रेशन में रो जो है डेंसिटी वो तो वैसी फिक्स रहेगी बिकॉज आप एक यूनिफॉर्म लिक्विड ले रहे हो. सो आइडियल लिक्विड है, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हाफ वैसे ही एक कांस्टेंट है. सो यहां से मेरे पास प्रेशर और वेलोसिटी का एक रिलेशन आ गया. क्या आ गया? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. करेक्ट? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. बेटा इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन हाफ रो v स्क्वायर. आप ऐसे लिख सकते हो इसको, हाफ रो पहले ही कांस्टेंट है तो ये हट गया यहां से. सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, राइट? सो अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है that whenever the velocity increases the pressure will decrease and when the velocity decreases the pressure will increase. And इसी पे बेस्ड बर्नौलीज थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस हैं. ये जो रिलेशन आया प्रेशर एंड वेलोसिटी का, that they are inversely related, this is valid only for a horizontal tube, right? Both ends of which are at same level. If there is no horizontal tube, then ये valid नहीं है. Now, the applications of Bernoulli's theorem, right? The first application that we have to discuss is an atomizer or a sprayer. Spray bottles जो होती हैं, जो आपको बार्बर शॉप पे भी नजर आ जाएंगी, राइट? या आपके घरों में परफ्यूम बॉटल्स हैं, डीओ बॉटल्स हैं, ठीक है. दो अब जो है वो थोड़ी लेटेस्ट डिजाइन है, ये वाली थोड़ी पुराने वाली टाइप्स की हैं. यहाँ क्या होता है देखो, ये एक बॉटल है जिसके अंदर जो भी लिक्विड आप यूज कर रहे हो, चाहे परफ्यूम है, चाहे कोई स्प्रे है, कुछ भी है, दैट इज फिल्ड इनसाइड. ओके, दिस ये जो एक सर्कुलर सी चीज यहाँ पे बनाई है, दिस इज अ बल्ब. एक रबड़ का बल्ब होता है, आप इसको प्रेस करते हो तो यहां से ये परफ्यूम बाहर निकलता है, ठीक? अब क्या कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा देखो, इधर अंदर ट्यूब में एयर है, यहां पे भी एयर है जहां तक फिल नहीं किया हुआ, राइट? देयर इज एयर. जब आप इस बल्ब को प्रेस करते हो, व्हेन यू प्रेस दिस बल्ब, तो इधर ये जो एयर है, दिस एयर मूव्स विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, लेट्स से v1. ठीक है, आपने बल्ब को प्रेस किया तो यहां से ये एयर बड़ी हाई वेलोसिटी से मूव करके जाएगी, तो यहां पे वेलोसिटी हो गई ज्यादा. अब रिलेशन क्या है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो अगर यहां पे वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो गई है, सो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम. अब अंदर भी एयर है, अंदर वाली एयर शांत है अभी, सो यहां पे वेलोसिटी v2 लेट्स से वो है कम, तो प्रेशर हो गया ज्यादा, ठीक? अब यहां पे प्रेशर है कम इस ट्यूब के अंदर, और इधर बॉटल के अंदर प्रेशर है ज्यादा, सो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस. सो ये जो लिक्विड है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर फ्लो कर जाएगा. हेंस ये जो यहाँ पे परफ्यूम है इसके अंदर, ये यहाँ ट्यूब से राइज करेगा और यहां से बाहर आ जाएगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्प्रेयर. ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम लग रही है यहां पर. जहां पर भी वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा.
आपने बल्ब प्रेस किया, एयर ज्यादा तेज वेलोसिटी से गई, तो यहाँ इस ट्यूब के अंदर, ये जो पतले वाली ट्यूब है इसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा हो गई, प्रेशर कम हो गया। बॉटल के अंदर एयर शांत है, बिल्कुल कुछ हो थोड़ी ना रहा है बॉटल के अंदर, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है एयर की, प्रेशर हो गया ज्यादा, सो हाई टू लो प्रेशर ये लिक्विड रश करेगा and the perfume or the spray whatever you are using that comes out of the nozzle से बाहर आ जाएगा। so this is Bernoulli's theorem, right? मैं एक और एप्लीकेशन आपको देती हूँ, समझ आएगा। और देखो सेकंड, blowing of the roofs during storm। तूफान आता है, तूफान आता है तो जिन लोगों की घर की जो रूफ होती है, जो छत होती है, वो उड़ जाती है, आपने देखा होगा। एंड यूजुअली जिनकी घरों की जो रूफ्स है वो टिन की बनी होती है, मतलब हम लोगों की जैसे कंक्रीट है, तो दिस विल टेक अ वेरी वेरी हाई प्रेशर टू ब्लो। बट जिन लोगों के घर की छतें सिर्फ टिन की बन, जैसे टिन शेड किसी ने डाला हुआ है या कुछ भी ऐसा, राइट, जो हल्के वेट की रूफ्स है, दे ब्लो ऑफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म। और क्या होता है, सिर्फ रूफ उड़ के गिरती है, जो 4 वॉल्स हैं घर की दे रिमेन इंटैक्ट। होता है ऐसा, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी बर्नौलीज थ्योरम है। देखो इधर, सपोज ये एक हाउस है, दिस इज अ डोर एंड अ विंडो, एंड लेट्स से ये इस हाउस की रूफ है, ठीक। बाहर, इस घर से बाहर स्टॉर्म है, सो देयर इज अ फ्लो ऑफ एयर एट अ वेरी 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 हाई वेलोसिटी। तूफान आया हुआ है बाहर, ठीक है। सो बड़े हाई वेलोसिटी से लेट्स से एयर इस तरीके से मूव कर रही है। सो आउटसाइड वेलोसिटी लेट्स से v1 इज वेरी हाई। सो अगर वेलोसिटी बाहर बहुत ज्यादा है, सो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एग्री फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर तो नॉर्मल एयर है, सो इनसाइड द हाउस वेलोसिटी इज लो। वेलोसिटी किसकी, एयर की, द एयर वेलोसिटी इज लो इनसाइड द हाउस एंड हेंस प्रेशर बिकम्स मोर। सो अब घर के अंदर प्रेशर हो गया ज्यादा, घर के बाहर एयर प्रेशर हो गया कम, so there is a pressure difference, and because of this pressure difference, high pressure से low pressure की तरफ एक vertical lift, एक vertical force लगेगी, जो इसकी घर की जो ये रूफ है इसे उड़ा के ले जाएगी, and the walls of the house remain intact। and ये जो vertical lift, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगी है जिसने इसकी छत उड़ा दी है, दिस वर्टिकल लिफ्ट, दिस इज सफिशिएंट टू ओवरकम ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी इसको रूफ को पुल कर रही है नीचे की तरफ, और ये जो वर्टिकल फोर्स लग रही है ये ऊपर की तरफ इसे उड़ाने की कोशिश कर रही है। सो दिस वर्टिकल लिफ्ट इज सफिशिएंट इनफ टू ओवरकम ग्रेविटी। So that is why the roof of the house, it blows off, keeping the walls intact. Now, venturimeter is another application of Bernoulli's theorem, right? The working of venturimeter is based on Bernoulli's theorem only, right? है क्या venturimeter? देखिए, it is a device which is used for measuring the speed of an incompressible liquid ठीक है, it is a device
which is used for measuring the speed of an incompressible liquid and rate of flow of the liquid. Rate of flow का मतलब है वॉल्यूम पर सेकेंड. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो मीन्स वॉल्यूम पर सेकेंड ऑफ द लिक्विड थ्रू अ पाइप. एक पाइप में जब एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो करेगा, ठीक है, दैट हैज टू बी इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन. याद रखना, बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल ही स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए है. फाइन. तो जब एक लिक्विड एक पाइप के अंदर स्ट्रीमलाइन मोशन में रहेगा तो वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें उस लिक्विड की स्पीड मेजर करके दे सकता है कि कितनी स्पीड से वो लिक्विड फ्लो कर रहा है एंड पर सेकंड कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो करके जा रहा है, जिसे हम रेट ऑफ फ्लो कहते हैं. ठीक. अब इसको डिराइव करने के लिए इसका सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं. ओके, सो यहां पर देयर इज अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब. मैं ये डेफिनेशन हटा रही हूं बेटा यहां से, ठीक है, बिकॉज आई नीड द बोर्ड. So let's say there is a horizontal tube of varying cross section. ठीक है, let's say this is A, B and C. एक horizontal tube है, varying cross section है इसका. ठीक. यहां पर लेट्स से इस एंड का एरिया है A1 और ये जो नैरो ट्यूब है इसका एरिया है A2 और इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में देयर इज अ लिक्विड विच इज फ्लोइंग एंड द लिक्विड इज इन स्ट्रीमलाइन मोशन. ओके, हाँ जी, सेम है. A and C they are identical. A and C they have same cross sectional area. ये आपकी wider tubes हैं, ये narrow tube है. ठीक बेटा. And there is a liquid which is flowing inside ABC tube. और ये जो liquid flow कर रहा है, this liquid has high density. Let's say high density rho. फाइन. यहां पे वाइडर नेक और ये जो नैरो नेक है, यहां पर एक यू शेप्ड मैनोमीटर ट्यूब भी कनेक्ट होती है ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, सेम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. इस यू शेप्ड मैनोमीटर ट्यूब में भी एक लिक्विड है. देयर इज अनदर लिक्विड इनसाइड दिस यू शेप्ड मैनोमीटर ट्यूब एंड दिस लिक्विड इज ऑफ लो डेंसिटी. लेट्स से लो डेंसिटी रो m ले लेते हैं. ठीक है बेटा. और ये जो दोनों लिक्विड्स हैं ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, ये इनकी डेंसिटी में इतना फर्क है. लेट्स से दिस इज आर्म 1 एंड दिस इज आर्म 2 ऑफ मैनोमीटर ट्यूब. समझ आया? ये इसकी कंस्ट्रक्शन है. देयर इज अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ABC ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन. ब्रॉडर जो है ट्यूब उसका एरिया A1 है, जो नैरो है उसका एरिया A2 है. इस ट्यूब के अंदर देयर इज अ लिक्विड विच इज इन स्ट्रीमलाइन मोशन एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो. देन वाइडर और नैरोअर नेक से एक यू शेप्ड मैनोमीटर ट्यूब कनेक्ट की गई है. मैनोमीटर याद है? मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर डिफरेंस. हमने ओपन ट्यूब मैनोमीटर पढ़ा था, राइट?
ये वही है, मैनोमीटर ट्यूब कनेक्ट किया, इस मैनोमीटर ट्यूब में भी एक लिक्विड फिल किया हुआ है विच इज ऑफ लो डेंसिटी. फाइन. लेट्स से ए एंड से लिक्विड ने V1 वेलोसिटी से फ्लो करना स्टार्ट किया. सो लेट्स से यहां पर वेलोसिटी है V1. बी ट्यूब में पहुंचते पहुंचते यहां पे वेलोसिटी हो गई लिक्विड की V2. एंड आप क्लियरली देख सकते हो A1 A2 से बड़ा है, सो V1 कम होगा V2 से. कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्लियर. एंड वन मोर थिंग, लेट्स से यहां पे ए एंड में प्रेशर है P1, अंदर इधर प्रेशर है P2, राइट. एंड P1 P2 से ज्यादा होगा क्योंकि जो लिक्विड है वो फ्लो करके ए से बी की तरफ जा रहा है. लिक्विड हमेशा हाई टू लो प्रेशर ही फ्लो करेगा. प्लस वेलोसिटी भी देख सकते हो, V1 कम है तो P1 ज्यादा ही होगा बर्नौलीज थ्योरम से. क्लियर. तो ये सब कुछ आपको यहां पर गिवन है. अब ध्यान से देखना बेटा, देखो हॉरिजॉन्टल ट्यूब जो है, या पहले हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाते हैं. ठीक है. लेट्स अप्लाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. A1 V1 is equal to A2 V2, राइट. A1 V1 is equal to A2 V2. और ये किसके बराबर होगा? कैपिटल V के, विच इज वॉल्यूम पर सेकेंड. एग्री. बिकॉज A इंटू V, इसको मैं लिख सकती हूं एरिया इंटू हाइट अपॉन टाइम, राइट. हाइट अपॉन टाइम ही V बना. सो A इंटू V इज कैपिटल V, वॉल्यूम पर सेकेंड. सो यहां से मैं लिख सकती हूं क्या? A1 बाय A2 इज इक्वल टू V2 बाय V1. तो ये भी लिख सकते हैं. और हम क्या लिख सकते हैं? V1 इज कैपिटल V बाय A1, ये भी लिख सकते हो. और क्या लिख सकते हैं? V2 इज कैपिटल V बाय A2. ये तीन रिलेशंस हमारे पास आ गए. ठीक. Let's now apply Bernoulli's theorem in the horizontal tube. Apply Bernoulli's theorem in horizontal tube. अब आप देखो horizontal tube है, सेम लेवल पर है, राइट. सो हाइट बराबर है दोनों की. इस एंड की भी हाइट सेम है, उस एंड की भी हाइट सेम है. ठीक बेटा. सो यहां पर ग्रेविटेशनल हेड नहीं होगा. देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल हेड ओवर हियर बिकॉज इट्स अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब. देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ लिक्विड. नहीं बेटा, लिक्विड तो एक ही हॉरिजॉन्टल ट्यूब में फ्लो कर रहा है ना. सो यहां पर जब हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, हमने क्या पढ़ा अभी? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज अ कांस्टेंट. सो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. लिख सकते हैं ना भाई. P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज अ कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट ही है तो P1 और P2 वाली टर्म्स इक्वल कर दो. सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. सो प्रेशर वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ. सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. ये बन गया. करेक्ट. यहां से V1 भी कॉमन ले जाओ बाहर. सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू
हाफ रो v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो अंदर बचा v2 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर -1। क्लियर? अब v2 बाय v1 ये रहा, इसकी जगह मैं a1 बाय a2 लिख सकती हूँ। सो ये क्या आ गया, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो v1 स्क्वायर इंटू a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर -1। क्लियर? अब ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, देखो P1 इधर है, P2 इधर है, ये दोनों एंड्स ओपन है, तो इस लिक्विड के लिए इस एंड पर P1 प्रेशर है, इस एंड पर इस लिक्विड के लिए P2 प्रेशर है, एंड देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। तो ये प्रेशर डिफरेंस क्या करेगा, P1 ज्यादा है P2 से, तो ये लिक्विड पर यहां से प्रेशर लगाएगा, इसकी वजह से यहां से ये लिक्विड नीचे आएगा और यहां से ये लिक्विड राइज कर जाएगा, करेगा ना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। समझ आ गया बेटा? P1 P2 से ज्यादा है, इस एंड पर P1 प्रेशर लग रहा है, इस एंड पे P2 प्रेशर लग रहा है, P1 ज्यादा है P2 से, तो ये लिक्विड हाई टू लो प्रेशर फ्लो करेगा। सो मैनोमीटर ट्यूब में क्या होगा, ये जो लो डेंसिटी लिक्विड है, दिस विल फ्लो डाउन फ्रॉम हेयर इन ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 पर ऊपर चला जाएगा। सो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ हाइट h। क्लियर? सो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहां पर भी लिक्विड ने मूवमेंट दिखाई। सो मैं लिख सकती हूं क्या चीज, द डिफरेंस इन हाइट अगर मैं ले लू, दैट विल गिव मी द प्रेशर डिफरेंस। देयरफॉर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो m इंटू G। करेक्ट? वी कैन राइट दिस। बेटा प्रेशर डिफरेंस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में भी आया P1 P2 का, P1 माइनस P2। उस P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो मैनोमीटर में लिक्विड है वो एक h हाइट पर राइज कर गया। सो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। ये फॉर्मूला होता ही है गेज प्रेशर का। सो रो बस यहां पर रो m लेंगे जो लो डेंसिटी लिक्विड का है। क्लियर? अब ये एक एक्सप्रेशन आ गया प्रेशर डिफरेंस का, ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया प्रेशर डिफरेंस का। इन दोनों को इक्वेट कर दें, हमारे पास V1 आ जाएगा। नाउ वी कैन इक्वेट these two expressions. So what we get? Half rho V1 square into A1 square minus A1 square upon A2 square minus 1. This is equal to H rho m G. Fine. So यहां से V1 निकाल लीजिए, कितना आएगा V1? V1 is equal to 2H rho m G upon rho under root into this term A1 square by A2 square minus 1, इसकी पावर -1/2 कर दिया मैंने। डिनोमिनेटर में आएगी ना ये वाली टर्म, सो मैंने इसको न्यूमरेटर में ही रख के पावर -1/2 कर दी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। यहां से आप स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड निकाल सकते हो। वाइडर ट्यूब में कितनी स्पीड होगी लिक्विड की, ये यहां से पता चल जाएगा। क्लियर? दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? दूसरा वो वेंचुरीमीटर और क्या कर रहा है? फ्लो रेट मेजर कर रहा है, राइट? फ्लो रेट का मतलब वॉल्यूम। तो ये रहा वॉल्यूम का एक्सप्रेशन, V इज इक्वल टू A1 V1, यही लेते हैं।
V1 आपने निकाल ही लिया, डाल दो यहाँ पर, फ्लो रेट भी आ जाएगा आपके पास. सो V इज इक्वल टू A1 इंटू अंडर रूट 2H रो mg बाय रो इंटू A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2. इसको सिंप्लीफाई कर लो. इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू A1 अंडर रूट 2H रो mg बाय रो. दिस कैन बी रिटन एज A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर की पावर माइनस 1/2. इसको उल्टा कर लो. V इज इक्वल टू A1 अंडर रूट 2H रो mg बाय रो इंटू A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर की पावर 1/2. एंड ये A2 स्क्वायर भी मैं रूट से बाहर ला सकती हूँ. तो ये क्या बन जाएगा देखो, V इज इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट 2H रो mg बाय रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट. तो यहां से आपके पास ये भी आ गया, फ्लो रेट भी आ गया. So this is the formula. So वेंचुरी मीटर यूज करके हमने क्या क्या निकाल लिया, स्पीड of incompressible liquid in the wider tube and the flow rate. So this is all about Venturi meter. इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V is equal to A1 A2 under root 2 P1 minus P2 upon rho A1 square minus A2 square. You can write it in this way also. ठीक है, H रो G की जगह पे P1 माइनस P2 लिख सकते हैं हम. So applications of Bernoulli's theorem we were discussing. Now before discussing this application, let me give you a brief recap of the topic that we have discussed. Now if there is an object and this object is falling freely under gravity, राइट, लेट्स से ये h हाइट है, यहाँ पे ग्राउंड है, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है h हाइट कवर करके कुछ, ठीक. तो इसके लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होता है. क्या करेंगे, हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. वी विल अप्लाई दिस ओवर हियर. जब भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. So here if we apply this, v square minus 0 square is equal to 2 into acceleration बना, acceleration due to gravity g into h. तो यहां से आपके पास v आ जाता है अंडर रूट 2gh. ठीक है, so this is the expression of velocity of an object which is falling freely. अब इसी चीज पर बेस्ड आपका फोर्थ एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम का, द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स विच इज कॉल्ड एज द टॉर्सिलीज लॉ और द टॉर्सिलीज थ्योरम. अब ये ई फ्लक्स क्या होता है, मैं आपको बड़े आराम से एक चीज समझाती हूं. देखिए, मान लीजिए दिस इज एन ओपन टैंक एंड दिस ओपन टैंक इज filled with water, let's say. ठीक है, इस टैंक में मान लीजिए यहां पर एक बड़ा ही नैरो होल कर दिया, और छोटा सा होल कर दिया. सो वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम दिस होल. ठीक है, एक v वेलोसिटी से वो बाहर आएगा. सो जो ये वाटर एक नैरो होल से बाहर निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड ई फ्लक्स. Efflux means flowing out of water from a tank to outside through a narrow hole. और ये जो narrow hole है,
इसको बोलते हैं ऑरिफाइस, ORIFICE, ऑरिफाइस। ठीक, तो जब भी एक ऑरिफाइस से, एक नैरो होल से वाटर कुछ v वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, जब E फ्लक्स होगा, तो ये जो वेलोसिटी है ये यही एक्सप्रेशन होगी। जितनी वेलोसिटी से ये लिक्विड बाहर निकलेगा, दिस वेलोसिटी will be equal to the velocity of a freely falling object। मतलब ये v भी आपका √2gh ही आएगा, जिसमें ये h क्या है, h वो हाइट है जो लिक्विड के फ्री सरफेस से ऑरिफाइस तक होगा। दिस इज द डेप्थ ऑफ द ऑरिफाइस फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, द टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड। तो ये h डेप्थ हो गई, तो इसकी वेलोसिटी भी √2gh ही होगी। एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर एन ओपन टैंक। अगर ये टैंक क्लोज होगा फिर ये चीज वैलिड नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर यही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वेलोसिटी ऑफ E flux, the velocity of E flux, that is the velocity with which the liquid flows out of an orifice, means a narrow hole, is equal to that which a freely falling body will acquire in falling through a vertical distance। ये h हो गया vertical distance, right? In falling through a vertical distance equal to the depth of orifice below the free surface of the liquid। ऑरिफाइस की जो डेप्थ है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के बिलो, वो हाइट आपको लेनी है। ओके, सो दिस इज टॉर्सिलीज लॉ। अब इसको प्रूव करने के लिए एक डेरिवेशन हम करते हैं। नाउ लेट्स से देयर इज अ टैंक एंड दिस टैंक इज फिल्ड विद वाटर। ये इस वाटर का फ्री सरफेस है, ठीक है, एंड दिस इज फिल्ड विद वाटर, पूरा पानी है अंदर, एंड दिस इज एन ऑरिफाइस, इट्स अ वेरी नैरो ओपनिंग। लेट्स से द एरिया, इसको और बल्कि नैरो बनाते हैं, इट्स वेरी वेरी नैरो। Okay, let's say the area of this orifice is A1 and the area of the tank is A2। ठीक, एंड लेट्स से ये आपका फर्स्ट पोर्शन है और ये टैंक के अंदर हम सेकंड पोर्शन लेंगे। ठीक है, लेट्स से इस ऑरिफाइस से जो लिक्विड बाहर आ रहा है दैट इज कमिंग विद अ वेलोसिटी v1। v1 वेलोसिटी से ये लिक्विड बाहर आ रहा है, एंड लेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज v2। क्लियर? एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो इसकी डेंसिटी है। And let's say the height of the orifice or the depth of the orifice below the free surface of the liquid, ये जो depth है, this is h। okay, and height of the orifice from the bottom is let's say y1, और ये पूरा है y2, यानी कि y2 is y1 plus h। ठीक बेटा, नाउ अब ये ओपनिंग है, तो जब यहां से वाटर, जैसे ही ये ऑरिफाइस ओपन होगा, वाटर v1 वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, सो द वाटर विल बी एक्सपोज्ड टू एयर। तो एयर अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी,
यानी कि इस वन पोर्शन में देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज एक्टिंग. ओके, so let's take it as P1, pressure at first point. This is PA, the atmospheric pressure. And ऊपर जो सेकंड पोर्शन है, इट्स अ क्लोज टैंक, तो यहाँ जो ये जगह है यहाँ पर लेट्स से P2 जो प्रेशर है वो कुछ P है, उसको P ले लेते हैं. ठीक है, नाउ प्रेशर एट द सेकंड पोर्शन इज P. तो ये सिचुएशन आपको गिवन है. देयर इज अ क्लोज्ड टैंक विच इज फिल्ड विद वाटर, और उस वाटर की पूरा जो हाइट है वो है y2, रो उसकी डेंसिटी है. क्लियर? देयर इज एन ओरिफाइस एट अ हाइट ऑफ y1 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक और एट अ डेप्थ ऑफ h फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. ओरिफाइस का एरिया है A1, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का एरिया है A2. देन ओरिफाइस से the water is coming out with a velocity v1 and free surface of the liquid की velocity है v2. ठीक, orifice since it is a narrow hole, it is open, तो जो पानी वहां से बाहर आएगा that will be exerted upon by atmospheric pressure. So P1 हमने PA ले लिया atmospheric pressure, और second portion में जो pressure है P2 वो हमने simple P ले लिया. Clear? ये सारी सिचुएशन हमें गिवन है. लेट्स नाउ अप्लाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. ओके, सो फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वी कैन राइट A1V1 इज इक्वल टू A2V2. यही होती है. सो दिस बिकम्स A1V1, ये रहा A1V1, दिस इज इक्वल टू A2V2. राइट? सो यहां से V2 हमारे पास आ जाएगा A1 बाय A2 इंटू V1. क्लियर? अब ध्यान से देखो बेटा, A1 A2 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है. भाई ये कितना बड़ा ह्यूज वाटर टैंक है, अगर उसमें एक छोटा सा छेद हो भी जाए, एक छोटा सा होल हो जाए, कितना होगा? वाटर टैंक के एरिया के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, वो स्मॉल ऑरिफाइस. राइट? सो A1 इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू A2. तो अगर A1 A2 से बहुत ज्यादा छोटा है, दिस मीन्स V1 बहुत ज्यादा होगा V2 से. एग्री? इस इक्वेशन से तो हम ये कह ही सकते हैं. यानी कि अगर ओरिफाइस से ये लिक्विड बड़ा धीरे धीरे ऐसे बाहर निकल भी रहा है, उससे इस टॉप सरफेस पर कोई फर्क नहीं पड़ना. खुद इमेजिन करके देखो ये चीज कि एक बहुत बड़ा सा टैंक है, छोटी सी एक होल हो गया है उसके अंदर, वहां से धीरे धीरे पानी बाहर आ रहा है, तो उससे जो अपर सरफेस है लिक्विड का टैंक के अंदर, उस पर कितना फर्क पड़ेगा? नेग्लिजिबल वेलोसिटी आएगी उस लिक्विड में. राइट? सो इस वजह से हम यहां पर V2 को अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेंगे. वी टेक V2 एज अप्रोक्सीमेटली 0. ठीक है, ऑलमोस्ट 0 ही है वेलोसिटी, बहुत ज्यादा नहीं लिक्विड मूव करेगा. नाउ वी अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम. अप्लाई Bernoulli's theorem at points P1 and P2. Oh, sorry, at points 1 and 2. 1 and 2 points पर अब Bernoulli's theorem लगाएंगे. ठीक है? क्या कहती है Bernoulli's theorem? P plus rho GH plus half rho V square is a constant. यही है Bernoulli's theorem.
लगाइए चलिए पॉइंट 1 एंड 2 पर। सो पॉइंट 1 पर क्या बनेगा, P इज PA प्लस रो GH, राइट। सो रो इंटू GH कितना है, Y1, करेक्ट। बॉटम से हाइट है Y1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये बन गया फर्स्ट पॉइंट के लिए। दिस इज इक्वल टू, अब सेकंड पॉइंट देखो, प्रेशर इज P प्लस रो G, हाइट कितनी है बॉटम से Y2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, करेक्ट। ये बर्नौलीज थ्योरम लगा दी हमने। अब V2 हम अप्रोक्सीमेटली 0 कह रहे हैं, सो ये वाली जो टर्म है ये तो स्ट्रेट अवे 0 हो गई, करेक्ट। बाकी V1 अब हमें यहां से निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट वेलोसिटी, राइट। सो इस टर्म को यहां रखो, बाकी सारी LHS से RHS में ले जाओ। सो हाफ रो V1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू P माइनस PA प्लस रो G Y2 माइनस Y1, एंड Y2 माइनस Y1 क्या है, H। तो यहां से V1 स्क्वायर कितना आ गया, 2P माइनस PA बाय रो, ठीक, प्लस रो GH बाय रो। सो रो से रो कैंसिल, ओ 2 रह गया, 2 ऑल्सो, करेक्ट। सो रो से रो कैंसिल हो गया। सो देखो हमारे पास V1 कितना आ गया, V1 इज 2P माइनस PA बाय रो प्लस 2GH अंडर रूट। देखो ये आ गया ना, अंडर रूट 2GH का फैक्टर आ गया, पर एक ये फैक्टर हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, बिकॉज अभी हम क्लोज्ड टैंक की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पता करना है कि क्लोज्ड टैंक में कितना वेलोसिटी होगा लिक्विड का जब वो ओरिफाइस से बाहर निकलेगा, तो वो ये है, राइट। नाउ लेट्स ओपन द टैंक। अब इस टैंक को ओपन कर दो, यहां पर ये ओपन हो गया, ओके। सो जैसे ही ये ओपन होगा, अब ये भी एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा, भाई दिस इज नाउ एक्सपोज टू एयर। सो ये जो P2 हमने P लिया था, दिस बिकम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाउ। सो यहाँ पे P की जगह क्या पुट करोगे, PA, ये टर्म हो जाएगी 0। सो P2 is P which is atmospheric pressure now. So put in this expression, so ये क्या आ गया, 2PA minus PA by rho plus 2GH. So first term 0 हो गई, आ गया यहां से V1 अंडर रूट 2GH, और ये वही एक्सप्रेशन है जो एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का होता है। So this is called as Torricelli's law. समझ आया? So you can easily see this, that when there is a liquid in a tank and that liquid is coming out of an orifice, so it will come with a velocity which is equal to the velocity of a freely falling body under root 2GH. ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जब लोगों को आता है, ठीक है, उसमें भी बर्नौलीज थ्योरम का रोल है। कैसे है देखो, हमें पता है हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज की हेल्प से, ये सब बायो में आपने पढ़ा हुआ है, राइट। नाउ सपोज ये एक आर्टरी है, ठीक है, आराम से खुला पैसेज है, ब्लड फ्लो करके यहां से V1 वेलोसिटी से जा रहा है। नाउ
अब क्या है, अब लाइफस्टाइल लोगों का ऐसे हो गया है कि अब फिजिकल वर्क हो गया है कम, बैठे रहने का काम ज्यादा है. सो बिकॉज ऑफ लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड बैड ईटिंग हैबिट्स, क्या हो रहा है, लोग बैठे हैं जंक फूड खा रहे हैं, राइट, दे आर ईटिंग एंड सिटिंग, नथिंग डूइंग, नथिंग एल्स, राइट. तो बहुत अजीब लाइफस्टाइल होने की वजह से क्या होता है, आपकी आर्टरीज में प्लाक एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है आर्टरीज की इनर वॉल्स पे. प्लाक मतलब जो भी इम्प्योरिटीज हैं, दे स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग, है ना. जैसे लोग कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई है. सो क्या हो रहा है, इम्प्योरिटीज दे स्टार्ट गेटिंग accumulated on the inner walls of the artery. अब क्या होगा, जब ये accumulation start होगा तो ये आर्टरी constrict कर जाएगी, constriction प्रोड्यूस होगा, सिकुड़ना स्टार्ट होएगी, एरिया कम हो गया अंदर. सो इससे क्या होगा, अब हार्ट पर ज्यादा काम करने की डिमांड बढ़ने लगेगी. अब हार्ट को दिख रहा है कि भाई दिक्कत शुरू हो रही है, तो क्या करेगा, वो ब्लड तो फ्लो कराना ही है हार्ट को. सो वो अब अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा एंड इट विल स्टार्ट फ्लोइंग द ब्लड एट अ ग्रेटर स्पीड. अब ये जो स्पीड है V1 जो ब्लड फ्लो की है इनसाइड द आर्टरी, ये इंक्रीज हो जाएगी, राइट. द फ्लो of the blood increases inside the artery, क्योंकि अब उस ब्लड को कॉन्स्ट्रिक्शन में से निकल के जाना है. सो ब्लड फ्लो का वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज. जबकि आर्टरी के बाहर ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो आराम से एक कंपैरेटिवली स्लोअर स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो वेलोसिटी कम है. वेलोसिटी कम है तो प्रेशर हो गया ज्यादा. सो अब आउटसाइड द आर्टरी प्रेशर इज मोर, इनसाइड द आर्टरी प्रेशर इज लेस. सो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस एंड दिस प्रेशर डिफरेंस विल रिजल्ट इन अ फोर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. अंदर से बाहर से अंदर एक फोर्स लगेगी एंड दैट विल कोलैप्स द आर्टरी. आर्टरी कोलैप्स होगी ही होगी, इसी को हार्ट अटैक कहते हैं, राइट. मान लो भाई आर्टरी कोलैप्स कर गई, ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी भी नहीं पता चला, क्या होगा, अब ये कोलैप्स कर रही है और एरिया कम हो रहा है, और एरिया कम करने से क्या होगा, अब हार्ट पहले से और भी ज्यादा तेजी से ब्लड फ्लो कराएगा, यानी कि ये वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ गई. अब जब ये और ज्यादा बढ़ेगी प्रेशर और भी ज्यादा कम हो जाएगा. अब तो और ज्यादा प्रेशर डिफरेंस हो गया. सो दिस प्रेशर डिफरेंस विल अगेन रिजल्ट इन द कोलैप्स ऑफ द आर्टरी एंड हेंस दैट लीड्स टू हार्ट अटैक. ओके, इसीलिए आजकल काफी न्यूज में आ रहा है कि बड़ी यंग एज के लोगों को भी हार्ट अटैक होने लगा है. पहले तो थोड़ा 40-50s में जाकर सुनने में आता था कि हाँ 40-50 की एज में लोगों को हार्ट अटैक हो गया. अब तो 20-30 इयर्स की एज में भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस, आपकी बैड ईटिंग हैबिट्स हैं. सो अल्टीमेटली बर्नौलीज थ्योरम अपना रोल प्ले करेगी ही करेगी. ओके, so this is another application of Bernoulli's theorem. Clear? Lift on an aeroplane wing. अब एक ध्यान से अगर कभी आपने एयरप्लेन ऑब्जर्व किया हो, एयरप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है, ठीक है, अगर कभी ऑब्जर्व किया हो एयरप्लेन के विंग्स देखना ध्यान से. एयरप्लेन के जो विंग्स होते हैं ना, दे आर नॉट फ्लैट, वो ऐसे टिल्टेड होते हैं. और एक विंग है, मतलब एक ही विंग दो पार्ट्स में होता है, एक उसके ऊपर एक और होता है, देयर इज अ जॉइंट इन बिटवीन. और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये ऐसे कर्व हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन
कि एयरप्लेन को कहाँ किस तरीके से फ्लाई करना है। जब टेक ऑफ करना होता है, भाई एयरप्लेन इतना हेवी है, इतना ज्यादा वेट है उसका, तो कैसे पॉसिबल है कि इतना ह्यूज एयरप्लेन, इतना हेवी वेट कैसे टेक ऑफ कर सकता है। सो यहां पे भी बर्नौलीज थ्योरम का ही रोल आता है। कैसे आता है? जो एयरप्लेन का विंग है, मैंने आपको बताया इट हैज अ वेरी पेक्यूलियर शेप, वेरी डिफरेंट शेप। वो एयरप्लेन के विंग्स को बनाया ही पर्पसली जाता है अलग सी शेप का। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, कुछ इस तरीके की शेप होती है एरोप्लेन के विंग की। ठीक है, स्ट्रेट नहीं होता। एंड लेट्स से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्लेन, राइट। ये जो शेप है ना, इसको एरोफॉइल भी बोलते हैं। एरोफॉइल, AEROFOIL शेप को। ठीक है, इट्स एन एरोफॉइल शेप। अब होता क्या है, ये जो विंग है ये बॉटम से हल्का सा कर्व होता है, लेकिन टॉप सरफेस ज्यादा कर्व होता है। ओके, अब इमेजिन करो कि एक रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल उसके बीच में नहीं है, तो वो रिवर आराम से फ्लो करके जा सकती है। लेकिन अगर उस रिवर के बीच में एक स्टोन रख दिया जाए तो क्या होगा? टर्बुलेंट क्रिएट होगी। भाई मान लो इनिशियली इस तरीके से रिवर फ्लो कर रही है, सिंपल सिंपल स्ट्रीम लाइंस है। अब क्या हुआ, इस रिवर फ्लो में मैंने मान लो बीच में एक रॉक रख दिया, क्या होगा? ये स्ट्रीम लाइंस आएंगी और इस तरीके से पानी निकलना शुरू करेगा, राइट। भाई वाटर तो अपनी जगह बनाएगा ही बनाएगा ना। सो इस तरीके से स्ट्रीम लाइंस बन जाएंगी। यही यहां होगा। एरोप्लेन में ये ज्यादा कर्व है एज कंपेयर टू द बॉटम सरफेस। सो क्या होगा, अब ये प्लेन इधर जा रहा है, मान लो इधर से एयर आ रही है। सो एयर में क्या होगा, यहां से ये जो स्ट्रीम लाइंस बनेंगी ये हल्की सी कर्व होके निकलेंगी, राइट। दे विल कर्व अ लिटिल, गो, राइट, ये चली जाएंगी अपना एयर। लेकिन अपर सरफेस जो है वो ज्यादा कर्व्ड है, तो जब यहां से एयर आएगी उसको ज्यादा कर्व होके जाना पड़ेगा, राइट। दे विल कर्व मोर। यानी कि विंग के अपर सरफेस पर एयर ज्यादा कर्व्ड हो रही है, हेंस यहां पे जो वेलोसिटी है एयर की v1 वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी बिलो द विंग। विंग में नीचे की तरफ कम वेलोसिटी रहेगी एयर की, ऊपर ज्यादा वेलोसिटी रहेगी। तो अब सिंस यहाँ पे वेलोसिटी है ज्यादा, तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कम है। सो हाई प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड बिलो द विंग एंड लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड अबव द विंग। सो हाई टू लो प्रेशर एक वर्टिकल लिफ्ट, एक अपवर्ड फोर्स लगेगी इस विंग के ऊपर, और ये वर्टिकल लिफ्ट इतनी सफिशिएंट है कि ये ग्रेविटी को ओवरकम कर जाए। हेंस ये वर्टिकल लिफ्ट इस विंग को एक वर्टिकल पुल, एक लिफ्ट दे रहा है कि ये विंग ऊपर की तरफ उठे, एंड दैट इज व्हाई द एयरप्लेन इज एबल टू टेक ऑफ। इसीलिए एयरप्लेन आराम से उड़ जाता है, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो वी आर यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम।
विंग के नीचे प्रेशर ज्यादा, विंग के ऊपर प्रेशर कम। सो नीचे से ऊपर एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और ये फोर्स इस एरोप्लेन के विंग्स को लिफ्ट अप करेगी और आराम से एरोप्लेन उड़ के चला जाएगा। जो कर्व्ड मोशन ऑफ अ स्पिनिंग बॉल, यहां पे पहले हम एक चीज करेंगे, पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉल है और ये बॉल ऐसे करके रोटेट करती है, अभी सिर्फ घूम रही है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही, तो क्या होगा, इसके आसपास जो एयर होगी, जब ये रोटेट कर रही है तो ये अपने आसपास वाली एयर को भी अपने साथ ड्रैग करके रोटेट कराएगी। तो यहां पर इस तरीके से स्ट्रीमलाइंस बन जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। एग्री? वहीं अगर ये बॉल मान लो सिर्फ आगे बढ़ रही है, अब घूम नहीं रही, सिर्फ सीधा सीधा आगे जा रही है और यहां से एयर आ रही है, तो स्ट्रीमलाइंस कैसे बनेंगी? करेक्ट, एयर की स्ट्रीमलाइंस इसी तरीके से बनेंगी। भाई ये बॉल यहां से आगे जाती जाएगी, ये स्ट्रीमलाइंस बनती जाएंगी। अब स्पिनिंग के केस में क्या होता है, जब एक क्रिकेट प्लेयर बॉल को स्पिन कर रहा है, उसने बॉल डाली एक जगह पर, लेकिन वो स्पिन करके कर्व्ड पाथ लेके कहीं और चली जाती है। तो ये पॉसिबल कैसे है? यहां पे भी बर्नौलीज थ्योरम ही लग रही है। कैसे? देखो, अब इधर क्या है बेटा, देखिए, अब ये बॉल आगे भी बढ़ रही है और इस तरीके से रोटेट भी कर रही है, ठीक है। तो अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, द बॉल इज रोटेटिंग as well as it is translating. So now what will happen? यही स्ट्रीमलाइंस बन रही हैं। अब ध्यान से देखना बच्चा, क्या होगा यहां पर, ये यहां से एयर आ रही है, जो एयर इधर से आ रही है उसकी ये डायरेक्शन है, इधर जा रही है वो, जबकि बॉल इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है। यस और नो? एयर इज गोइंग हेयर इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बॉल उल्टा घूम रही है, यानी कि अपर रीजन में द बॉल वेलोसिटी एंड द एयर वेलोसिटी दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जबकि लोअर रीजन की अगर हम बात करें, लोअर रीजन में एयर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉल भी देखो इधर ही जा रही है। सो ये दोनों अब एक डायरेक्शन में हो गए, करेक्ट। सो क्या होगा, जब अपर रीजन में द वेलोसिटी of the ball and the velocity of the air they are opposing each other, तो कम एयर ड्रैग होगी अपर रीजन में, जबकि नीचे वाले रीजन में द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, आई मीन द रोटेशन, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल एंड द वेलोसिटी ऑफ एयर दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये बॉल अपने साथ ज्यादा एयर ड्रैग करेगी, यानी कि नीचे वाले पोर्शन में ज्यादा स्ट्रीमलाइंस बनेंगी एज कंपेयर टू द पोर्शन विच इज अबव। सो क्या हुआ, अब नीचे ज्यादा एयर खिंच रही है, ज्यादा से ज्यादा एयर ड्रैग हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर हेयर इन द लोअर रीजन इज मोर एंड द वेलोसिटी ऑफ एयर इन द अबव रीजन इज लेस। तो जब नीचे वेलोसिटी हो गई ज्यादा, तो प्रेशर क्या रहेगा, कम, ऊपर प्रेशर ज्यादा।
So high pressure, low pressure, there is a pressure difference. So this pressure difference will create a force which will act in downward direction. यानी कि जब प्लेयर बॉल को स्पिन कराएगा, वो ऐसे फेंकता है तो नीचे की डायरेक्शन में एक बॉल पर फोर्स लगती है, और इसी फोर्स की वजह से बॉल स्पिन कर जाती है बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करके. सो ये जो हुआ इसे बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट. क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज मैग्नस इफेक्ट. सो ध्यान रखिएगा, बॉल स्पिन कर रही है अगर, उसके पीछे भी बर्नौलीज थ्योरम का ही बहुत बड़ा रोल है. देखिए, मोशन ऑफ टू पैरेलल बोट्स. बोटिंग जब कर रहे होते हैं, ठीक है, कई बार दो बोट्स आपस में क्लोज आ जाती हैं ज्यादा ही. तो जब वो क्लोज आती हैं तो उनके कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? लेट्स से दीज आर द टू बोट्स. ये दोनों सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड दे कम पैरेलल टू ईच अदर. सो अब इनके टक्कर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. क्यों होते हैं? बर्नौलीज थ्योरम की वजह से. कैसे? देखो, जब ये दोनों बोट मूव कर रही है, नाउ दे आर क्लोज टू ईच अदर, देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप इन बिटवीन. तो यहां पर जो वाटर होगा वो ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा, इनके बीच में पानी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वेलोसिटी वाटर की ज्यादा हो जाएगी इन बिटवीन द बोट्स. जबकि जो इधर है वाटर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड नहीं है, तो यहां पे वाटर की वेलोसिटी है कम. ठीक, बस हो गया था कोलिजन. यहां वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा, यहां पे प्रेशर कम, राइट? सो हाई प्रेशर, लो प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ. सो हाई टू लो प्रेशर एक फोर्स लगेगी, तो ये आपस में टकराएंगी ही टकराएंगी. सो व्हेन दे कोलाइड, डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन विल टेक प्लेस. सो इसीलिए समझा, यहां पे वाटर की वेलोसिटी ज्यादा हो गई इन बिटवीन द बोट्स. भाई जगह कम है बोट के बीच में, तो पानी ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा. सो इन बिटवीन द बोट्स द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज मोर, हेंस प्रेशर इज लेस. बाहर बोट के दूसरी साइड पर वाटर स्टेबल है, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ वाटर लेस है वहां पर, तो प्रेशर ज्यादा हो गया. सो बोट के इस तरफ प्रेशर ज्यादा, बोट्स के बीच में प्रेशर कम. सो हाई टू लो प्रेशर एक फोर्स लगती है एंड हेंस द बोट्स कोलाइड. क्लियर है बेटा? इसी तरीके से ट्रेन्स, जैसे मेट्रो, आप मेट्रो के पास खड़े हो, क्या कहते हैं कि दूर होके, प्लेटफॉर्म से दूर होके खड़े हो. क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि ट्रेन बड़ी हाई वेलोसिटी से आ रही है, आप रेस्ट पे खड़े हो, राइट? आपकी वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है. सो ट्रेन की वेलोसिटी है ज्यादा, प्रेशर हो गया कम. आपकी वेलोसिटी है कम, प्रेशर हो गया ज्यादा. सो हाई टू लो प्रेशर एक फोर्स लगेगी, तो ट्रेन जब आएगी ना वो आपको खींच लेगी पकड़ के, क्योंकि एक फोर्स आपकी तरफ लग रही है जो आपको ट्रेन की तरफ पुश करेगी. इसीलिए समझाया जाता है कि जब ट्रेन आ रही होती है तो प्लेटफॉर्म से दूर खड़े होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी बर्नौलीज थ्योरम लगती है.